नमस्कार। आज हम एक ऐसे शख्सियत के जीवन और उनके विचारों में जरा गहराई से उतरेंगे जिनका नाम आप जानते हैं, भारतीय राजनीति और समाज सेवा में बहुत ही सम्मान से लिया जाता है, नानाजी देशमुख। हाँ। हमारे पास उनके जीवन और काम पर आधारित एक कह सकते हैं काफी विस्तृत लेख है। इसका शीर्षक है नानाजी देशमुख, राष्ट्र सेवा और समाज सुधार के प्रतिबिंब। जी। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस लेख के सहारे नानाजी देशमुख के पूरे सफर को समझें। मतलब उनकी शुरुआत कैसे हुई, उनके विचार क्या थे, जमीन पर उनका काम कैसा रहा, और हाँ, वो पहलू भी देखेंगे जिन पर शायद आप कह सकते हैं अलग अलग राय रही हों। हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं दोहराएंगे, बल्कि ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इस पूरी कहानी से असल सबक क्या मिलते हैं। बिल्कुल। और देखिए, शुरू करने के लिए इससे दिलचस्प बात क्या हो सकती है? क्या किसी को अंदाजा है कि जब नानाजी देशमुख को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मतलब भारत रत्न देने की बात हुई तो उन्होंने उसे लेने से इनकार कर दिया था? हाँ, ये बात वाकई में बहुत कुछ कहती है ना? ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है, और शायद उनके पूरे जीवन के फलसफे का सार भी इसी में छुपा हो। चलिए, इसी धागे को पकड़कर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये लेख हमें कहाँ कहाँ ले जाता है। जी। तो कहानी शुरू होती है 11 अक्टूबर 1916 को। महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव है वहां से। लेख यही बताता है कि नानाजी का जन्म एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, साधारण ग्रामीण परिवार में हुआ। शुरुआती पढ़ाई लिखाई गांव में ही हुई, लेकिन फिर वो आगे पढ़ने के लिए पुणे और नागपुर गए। अब यहां दिलचस्प बात यह है, जैसा लेख इशारा करता है, कि यह सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर जाना नहीं था, बल्कि शायद यहीं से दुनिया को देखने का उनका जो नजरिया था वो भी बदलना शुरू हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल। और लेख इस बात पर काफी जोर देता है कि देखिए, उनमें राष्ट्रभक्ति और समाज के लिए कुछ करने का जो जज्बा था वो बचपन से ही था। ऐसा नहीं कि बाद में अचानक जागा हो। लेख के मुताबिक वो बचपन से ही अपने आसपास के किसानों को, मजदूरों को, गांव के लोगों की जो मुश्किलें थीं उनको महसूस करते थे। अच्छा। तो उनकी ये जो संवेदनशीलता थी ना, वही आगे चलकर उनके जीवन भर के काम का, कह सकते हैं, आधार बनी। ये समझना जरूरी है कि उनका समाज सुधार का काम सिर्फ विचारों तक या बातों तक सीमित नहीं रहा। उसकी जड़ें जमीनी हकीकत की गहरी समझ में थीं। अच्छा, तो मतलब ये कोरी किताबी बातें नहीं थीं, बल्कि खुद महसूस की हुई, देखी हुई चीजें थीं। अब अगर उनके निजी जीवन और उनके मूल्यों की बात करें तो लेख एक ऐसे इंसान की तस्वीर पेश करता है जो बेहद सादा था, अनुशासित था और पूरी तरह से देश सेवा में डूबा हुआ था। ऐसा लगता है जैसे निजी आराम, सुख सुविधाएं, ये सब उनके लिए शायद मायने ही नहीं रखती थी। हाँ, और लेख कई उदाहरणों से इस बात को पुख्ता भी करता है। उनकी सादगी सिर्फ पहनावे या रहन सहन तक ही नहीं थी, बल्कि उनके पूरे कामकाज के तरीके में झलकती थी। लेख बताता है कि उन्होंने समाज के जो सबसे पिछड़े तबके थे, किसान थे, गांव में रहने वाले लोग थे, उनके लिए जो योजनाएं शुरू की वो सिर्फ कागजी नहीं थीं। उन्होंने बाकायदा उन कार्यक्रमों को जमीन पर उतारा, वो खुद उनके साथ जुड़े रहे। असल में उनका मानना था कि सच्चा बदलाव तभी आता है जब आप खुद उस प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं। ये निस्वार्थ सेवा का एक जीता जागता उदाहरण है, जहां आपको पद या प्रतिष्ठा की चाहत नहीं दिखती, बल्कि काम करने का जुनून दिखता है। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे उनकी निजी सादगी और उनका काम करने का तरीका, ये दोनों जुड़े हुए थे। अच्छा, अब जरा उनके सार्वजनिक जीवन के दायरे को देखें। लेख बताता है कि नानाजी देशमुख भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता थे और पार्टी को खड़ा करने में, उसके संगठन में उनका बड़ा हाथ था। जी हाँ। साथ ही वो भारतीय जनसंघ, जो बाद में बीजेपी की नींव बना, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस जैसे संगठनों से भी बहुत गहराई से जुड़े रहे और इनके जरिए भी समाज सुधार के काम करते रहे। तो ये राजनीति और समाज सेवा का एक मिलाजुला रूप सा लगता है ना? निश्चित रूप से। और लेख इसी बात को रेखांकित करता है कि उनका काम करने का कैनवस कितना बड़ा था। वो सिर्फ राजनीतिक रणनीतियां बनाने तक सीमित नहीं रहे। उनका असली फोकस, जैसा आपने कहा, हमेशा जमीन पर बदलाव लाने पर रहा। लेख खास तौर पर ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य और शिक्षा की जो सुविधाएं हैं उनको बेहतर बनाने के उनके प्रयासों का जिक्र करता है। अच्छा। सोचिए, उन्होंने किसानों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए, गांवों के विकास के लिए योजनाएं बनाई और उन्हें लागू भी करवाया। लेख के अनुसार उनकी खासियत यही थी कि वे राष्ट्र निर्माण के जो अलग अलग पहलू हैं, जैसे राजनीति, समाज सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इनको अलग थलग करके नहीं देखते थे, बल्कि एक समग्र, एक इंटीग्रेटेड नजरिए से काम करते थे। वो मानते थे कि देश तभी मजबूत होगा जब उसका हर अंग स्वस्थ और सक्षम हो।
और इसी समर्पण और ज़मीनी जुड़ाव की शायद सबसे बड़ी मिसाल वो घटना है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। 1999 में भारत सरकार ने उन्हें देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न के लिए चुना। लेकिन जैसा कि लेख बताता है, नानाजी देशमुख ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। आज के ज़माने में तो ये सोचना भी मुश्किल लगता है, जहाँ लोग सम्मान और पहचान के पीछे भागते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये घटना उनके व्यक्तित्व की एक असाधारण झलक देती है, मतलब पूरी तरह से अहंकार रहित और कमाल की सादगी। लेख इसे इसी तरह से पेश करता है कि उनके लिए काम ही पूजा थी, उसका इनाम या सम्मान नहीं। उनका मानना था, जैसा कि लेख से ध्वनित होता है, कि समाज और देश की सेवा अपने आप में सबसे बड़ा पुरस्कार है। सही। ये आज के समय में बहुत दुर्लभ और प्रेरणादायक बात है, जहां अक्सर हम देखते हैं कि सेवा की भावना पर पद और प्रतिष्ठा की लालसा हावी हो जाती है। लेकिन इस घटना को उनके जीवन के मूल सिद्धांत कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करो फल की इच्छा मत करो, के प्रतिबिंब के तौर पर देखता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जो लोग सार्वजनिक जीवन में इतने सक्रिय होते हैं, उनके काम और विचारों पर अलग अलग राय भी बनती है, आलोचनाएं भी होती हैं। लेख में नानाजी देशमुख से जुड़ी कुछ आलोचनाओं और विवादों का भी जिक्र है। क्या लेख इस बारे में कुछ विस्तार से बताता है कि किस तरह की आलोचनाएं थीं? हाँ, लेख इस पहलू को भी छूता है, हालांकि बहुत विस्तार में नहीं जाता। लेख के अनुसार उनके राजनीतिक जीवन के दौरान पार्टी संगठन के भीतर कुछ नीतियों और फैसलों को लेकर उन पर सवाल उठे थे। कुछ संगठनिक बदलावों पर मतभेद की बात भी सामने आती है। अब यहाँ ये समझना जरूरी है, और लेख भी इसी ओर इशारा करता है, कि ये आलोचनाएं अक्सर उनके अपने सिद्धांतों पर सख्ती से टिके रहने का नतीजा थीं। अच्छा। लेख कहता है कि उन्होंने राजनीतिक फायदे या कह लीजिए सत्ता के लिए कभी अपने मूल विश्वासों से समझौता नहीं किया, और इसी शायद कह सकते हैं अड़ियल रवैये की वजह से कई बार उन्हें तत्कालीन व्यवस्था या अपनी ही पार्टी के कुछ धड़ों से आलोचना झेलनी पड़ी। हम यहाँ देखिए सिर्फ वही बता रहे हैं जो लेख में दर्ज है, बिना किसी पक्ष का समर्थन या विरोध किए। ये उनके चरित्र की दृढ़ता दिखाता है, भले ही उसके राजनीतिक नतीजे कुछ भी रहे हों। अच्छा, तो मतलब आलोचनाओं का एक सिरा उनके अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने से भी जुड़ता है। ये एक अहम नुक्ता है समझने के लिए। अब कुछ ऐसी बातों पर आते हैं जो शायद उतनी आम जानकारी में ना हो या जिन पर कम बात होती हो। लेख कुछ और दिलचस्प पहलू उजागर करता है, जैसे ये कि उन्होंने कभी भी दौलत या ऊंचे पदों की ख्वाहिश नहीं रखी। उनका सारा ध्यान काम पर था, उसके नतीजों से मिलने वाली निजी पहचान पर नहीं। और हाँ, लेख स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के विचार के प्रति उनके गहरे लगाव का भी जिक्र करता है। वो सिर्फ इसके समर्थक ही नहीं थे, बल्कि सोच को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए उन्होंने वाकई बहुत मेहनत की। और उनकी लीडरशिप स्टाइल भी काफी अलग थी, जैसा लेख से पता चलता है। वो वन मैन शो में यकीन नहीं रखते थे। लेख इस बात पर जोर देता है कि वे हमेशा टीम बनाकर काम करने और सामूहिक कोशिशों में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि कोई भी बड़ा बदलाव अकेले नहीं लाया जा सकता, उसके लिए सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। इसीलिए उनका जीवन सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे संगठित और मिलजुल कर किए गए प्रयासों से समाज में असली और टिकाऊ बदलाव लाया जा सकता है। चित्रकूट का उनका जो प्रयोग है, जहां उन्होंने अलग अलग पृष्ठभूमि और विचारों के लोगों को एक साझा लक्ष्य के लिए एकजुट किया, वो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। आपने टीम वर्क की बात की, लेकिन क्या लेख ये भी बताता है कि भाई इतने मजबूत और सिद्धांतवादी व्यक्तित्व के साथ अलग अलग विचारों वाले लोगों को साथ लेकर चलना ये कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा उनके लिए? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। देखिए, लेख सीधे तौर पर इन चुनौतियों का जिक्र तो नहीं करता, लेकिन जिस तरह से उन्होंने चित्रकूट में एक पूरा संस्थान खड़ा किया, जिसमें वैज्ञानिक थे, समाजसेवी थे, कलाकार थे, स्थानीय लोग थे, सब शामिल थे, उससे यह अंदाजा जरूर लगता है कि उनमें लोगों को जोड़ने और साथ लेकर चलने की गजब की क्षमता रही होगी। हाँ, ये तो है। शायद उनकी अपनी निस्वार्थता, उनकी सादगी और काम के प्रति जो लगन थी, वो चुंबक थी जो लोगों को उनकी तरफ खींचती थी और मतभेदों के बावजूद एक साथ काम करने को प्रेरित करती थी। लेख उनके इस गुण को उनकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक मानता है। तो नानाजी देशमुख पर आधारित इस लेख को इस तरह खंगालने के बाद हम क्या कह सकते हैं? अगर कुछ मुख्य बातें निकालनी हो तो क्या होंगी? मुझे लगता है पहली बात तो यही है कि उनका जीवन सादगी,
अनुशासन और बिना किसी निजी स्वार्थ के देश सेवा में जुटे रहने की एक मिसाल है। बिल्कुल। और दूसरी अहम बात है उनका बहुआयामी प्रभाव। उन्होंने सिर्फ एक क्षेत्र में काम नहीं किया। सामाजिक स्तर पर देखें तो उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और खेती के जरिए गांव और पिछड़े इलाकों में लोगों को ताकत दी, उनके जीवन को बेहतर बनाया। हाँ, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। वहीं राजनीतिक स्तर पर उन्होंने भारतीय जनसंघ और फिर बीजेपी जैसे संगठनों को खड़ा करने और उनकी राष्ट्रवादी विचारधारा को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई। आरएसएस के माध्यम से भी उनका काम जारी रहा। सही कहा। और शायद तीसरी बात ये निकल कर आती है कि उन्होंने दिखाया कि राजनीति में रहते हुए भी मूल्यों और सिद्धांतों पर टिका रहा जा सकता है, भले ही उसकी कीमत चुकानी पड़े। उनका वो भारत रत्न ठुकराना, वो इसी का प्रतीक है। एकदम सही। उनका पूरा जीवन यही सिखाता है कि अगर इरादे नेक हों, काम करने का जज्बा हो और सादगी और ईमानदारी आपके साथ हो, तो समाज और देश में कितना गहरा और सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। उनकी विरासत सिर्फ उनके बनाए संस्थानों या उनके राजनीतिक प्रभाव तक सीमित नहीं है, बल्कि वो उन मूल्यों में है जिनका उन्होंने जीवन भर पालन किया। उनका काम और जीवन आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेख यही संदेश देता है कि उनका योगदान आज भी प्रासंगिक है और रास्ता दिखाता है। और अब जब हम इस चर्चा के अंत में आ रहे हैं, तो एक सवाल मन में उठता है जिसे हम अपने श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। नानाजी देशमुख ने जिस निस्वार्थ सेवा, सादगी और सिद्धांतों पर अड़िग रहने का आदर्श हमारे सामने रखा, क्या आज के दौर में जब सार्वजनिक जीवन में दिखावा है, प्रतिस्पर्धा है, राजनीतिक नफा नुकसान का इतना बोलबाला है, क्या उन मूल्यों को उसी शिद्दत से जीना संभव है? और अगर हाँ, तो व्यक्तियों को और समाज को इसके लिए क्या बदलना होगा, क्या प्रयास करने होंगे? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है।